नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हेल्थ हैंडबुक का 10वां चैप्टर लेकर आया हूँ। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले भाग नहीं देखे तो इनका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। सुजिन की बात सुनकर जियांग ली ने चलना बंद कर दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम्हें पता है, मैं एक कमीने को जानता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं उसे पहले भी कई बार थप्पड़ मार चुका हूँ। अच्छा, मुझे लगता है वह मेरे जितना सुंदर नहीं होगा, सुजिन ने हंसते हुए कहा। तुम सचमुच बहुत आत्मविश्वासी हो, है ना? विशेष रूप से नहीं, लेकिन आपने मुझे अभी तक थप्पड़ नहीं मारा, तो यही कारण होगा, सुजिन ने एक शालीन मुस्कान के साथ कहा, जिसने वास्तव में जियांगली को खुश कर दिया। जियांगली ने चलते हुए कहा, हैंडबुक में दी गई हर चुनौती बेहद खतरनाक है। थोड़ी बुद्धि होने से आपको लंबे समय तक जीवित रहने में मदद मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें। अपने इस अच्छे दिमाग का इस्तेमाल मेरे खिलाफ साजिश रचने में ना करें। अगर मुझे पता चला कि आप मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो यकीन मानिए, मैं आपके लिए अब तक की किसी भी दुश्मन से बड़ा खतरा बन जाऊं। जियांगली का बोलने का तरीका इतना प्रभावशाली और दबंग था कि सुजिन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ रखा। समझ गया। इसके अलावा मैं अपनी सुरक्षा के लिए तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने के लिए इतना मूर्ख नहीं बनूंगा, सुजिन ने विनम्रता से कहा, जबकि उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। जियांगली सुजिन के जवाब से संतुष्ट था और उसने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। उसके चेहरे से निकलती भयावह आभा भी गायब हो गई। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आप मुझसे हेल्थ हैंडबुक के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। मैं जितना अधिक से अधिक हो सकेगा उतना सही तरीके से आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझे उस प्राणी के पास लाने के लिए यह आपका इनाम होगा। अच्छा ठीक है, मेरे जैसे नौसिखिए और आप जैसे अनुभवी के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? सुजिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। आखिरकार तुम एक चिड़चिड़े आदमी हो। अपने पहले ही सवाल में मेरी कमजोरियों को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। इस पर विचार करने के बाद जियांगली ने कहा, यह अनुभवी लोगों को आमतौर पर उन हैंडबुक के मालिकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर लिया है। इसीलिए उनके और नौसिखिए के बीच में अंतर आध्यात्मिक शक्ति होगी। सुजिन का पहला सवाल वाकई बहुत समझदारी भरा था। उसने किसी खास विवरण के बारे में नहीं पूछा था, और जबकि इस सवाल का जवाब वाकई सीधा लग रहा था, जवाब में बहुत सारी अन्य जानकारियां भी थी। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पड़ोसी से पूछें कि सुपरमार्केट से प्याज खरीदने और किसान बाजार से खरीदने में कोई अंतर है, तो दूसरा पक्ष सभी अंतरों की सूची देगा, जैसे ताजगी का अंतर, कीमत का अंतर, स्वाद का अंतर आदि। लेकिन जियांगली का जवाब बेहद सरल था। अगर उसे प्याज के बारे में सवाल दिया जाता तो यह जवाब उतना ही अच्छा होता, जैसे कि मैं जो प्याज खरीदता हूँ वह तुम्हारे प्याज से बेहतर है। जियांगली ने एकमात्र जानकारी दी, वह थी स्पिरिट पावर का अस्तित्व, और उसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि जियांगली जानबूझकर बेकार जवाब दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सुजिन इस बारे में कुछ कर सकता था। यह आत्मशक्ति क्या है? सुजिन ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि जियांगली जानबूझकर उसे इस तरह के जवाब दे रहा है या नहीं। इसके बजाय उसने पूछना जारी रखा, क्योंकि भले ही जियांगली ने जवाब में बहुत ज्यादा विवरण नहीं दिया था, लेकिन उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी। इसीलिए सुजिन को आगे की जांच करनी थी। यह आध्यात्मिक शक्ति है। जियांगली ने अपनी हथेली फैलाई और एक हरे रंग की गैस लगातार उसकी हथेली के बीच में घूमती रही, जैसे कि हरे रंग का कोबरा। क्या? यह क्या है? आत्मशक्ति। अरे, अब तुम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम मेरे सवालों का जितना हो सके सही तरीके से जवाब दोगे। सुजिन ने विरोध किया।
अगर जियांगली उसके सवालों का एक या दो बार बेवकूफ़ी भरे जवाब देता तो ठीक था, लेकिन अगर जियांगली का उसके सवालों के प्रति रवैया ऐसा ही रहा तो उसे जियांगली से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलने वाली थी। जियांगली को पता था कि वह कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है, इसीलिए उसने अपनी नाक रगड़ी और कहा, ठीक है, स्पिरिट पावर एक ऐसी शक्ति है जो हैंडबुक मालिकों के पास होती है। अगर मुझे इसकी तुलना किसी चीज़ से करनी होती तो मैं कहता यह आंतरिक शक्ति की तरह है, जिसके बारे में मार्शल आर्ट फिल्मों में बात करना पसंद करते हैं। सीधे सीधे यह आपके शरीर की भीतरी ऊर्जा है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं अपनी आत्मशक्ति कैसे सक्रिय करूं? सुजिन ने जल्दी से पूछा। यदि अनुभवी लोग आत्मशक्ति पर भरोसा करके जीवित रहने में कामयाब हैं, तो निश्चित रूप से यह ऐसी चीज थी जिस पर उसे जल्द से जल्द अपना हाथ रखना था। जियांगली ने सुजिन को कुछ हद तक मजाकिया अंदाज में देखा और अपना सिर हिलाया। मैं जानबूझकर इस बार आपसे जानकारी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा। सच तो यह है कि कोई भी हैंडबुक मालिक आपको यह नहीं बता सकता कि उसकी स्पिरिट पावर कैसे सक्रिय हुई, लेकिन आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे सक्रिय कर सकते हैं या नहीं। यदि आप बिना मरे लगातार 10 चुनौतियों को पार करने में कामयाब होते हैं, तब हैंडबुक सुनिश्चित करेगी कि आपको स्पिरिट पावर मिले। लगातार 10 चुनौतियां? ऐसा होने की कितनी संभावना है? अभी आपके पास 10 चुनौतियों को पार करने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सुनने भी नहीं। साथ ही हर चुनौती में कुछ विशेष पात्र शामिल होंगे जो आपकी आत्मशक्ति को सक्रिय करने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह पूरी तरह से आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। जियांगली ने मुस्कुराते हुए कहा। सुजिन को लगा कि स्थिति निराशाजनक थी। उसने देखा था कि एक चुनौती उसे किस तरह के खतरों से गुजरने पर मजबूर कर सकती है। उसने एक हाथ खो दिया और चुई के अलावा उसके दो अन्य साथी में से उसे यकीन नहीं था कि उनमें से एक भी अभी जीवित है या नहीं, जबकि दूसरा बहुत पहले मर चुका था। सबसे बुरी बात यह थी कि अब तक जो कुछ हुआ था वह वास्तव में अभी तक लेवल बी पर नहीं था। वह ऐसी 10 चुनौतियों से कैसे बच पाएगा? क्या इस हैंडबुक ब्रह्मांड से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, जियांगली ने बहुत आत्मविश्वास से उत्तर दिया। कैसे? कैसे? यह आसान है। 100 चुनौतियों से बचकर निकलो और तुम इससे बाहर निकल सकते हो। यह दूसरा यह है कि 10 लाख अंक जुटाओ। जियांगली ने शांति से कहा। 100 चुनौतियां? सुजिन ने खुद से यह सब दोहराए और हांफने लगा। उसे पता नहीं था कि कौन सी पॉइंट सिस्टम काम में लाया जाता है, इसीलिए वह उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन इस पहली चुनौती ने उसे पहले ही लगभग निराश कर दिया था। यह कल्पना करना लगभग असंभव था कि कोई 100 चुनौतियों से बच पाएगा। क्या आप सोच रहे हैं कि यह संभव है? मुझे भी लगता है कि यह लगभग असंभव है। मैं पहले 13 चुनौतियों से बच चुका हूँ और मैं पहले के उन अन्य हैंडबुक मालिकों में से एकमात्र जिंदा हूँ जिनसे मैं मिला था। इसीलिए मुझे लगता है कि 100 बार ऐसा करना लगभग असंभव है। जियांगली की आंखों में चमक फीकी पड़ गई जब वह बोल रहा था। यह स्पष्ट था कि उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी इस बात पर भरोसा नहीं था कि वह सफल होगा। सुजिन थोड़ा निराश था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी ऐसी चीज को लेकर निराश हो जाए जिसे उसने पहले कभी करने की कोशिश भी ना की हो। चाहे यह कितना भी असंभव क्यों न लगे, वह इसे वैसे भी आजमाने वाला था। उस समय पहाड़ों में अपने खेती किसानी वाले गांव को छोड़कर महान महानगर एससिटी जाना भी उसके लिए असंभव लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी यह कर दिखाया। आपने जिन अंक का उल्लेख किया है उसके बारे में क्या? वे क्या करते हैं? मैं उन्हें कैसे पाऊं? हर बार जब कोई चुनौती पूरी होती है तो बचे हुए लोगों को 1000 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने कोई खास मिशन पूरा किया है या अगर आपने कोई दुश्मन मारा है तो आपको इसके लिए भी कुछ अंक मिलेंगे, जियांगली ने बताया। ओह, तो इसलिए आप चाहते हैं कि मैं उस राक्षस को पकड़ने में आपकी मदद करूं? लेकिन ये मिशन कहां से मिलते हैं?
सुजिन ने उत्सुकता से पूछा। आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। नए लोगों को कोई भी मिशन चुनने का कोई मौका नहीं मिलता। पहली चुनौती वास्तव में आपको यह अनुभव कराने के लिए है कि यहाँ क्या है। लेकिन अगर आप बदकिस्मत हैं और अपनी पहली चुनौती में ही मर जाते हैं तो यह बहुत बुरा है। क्या इसे नए लोगों के लिए एक सुरक्षा माना जाता है? इस मामले में क्या मैं देख सकता हूँ कि आपके हैंडबुक में भी इसी तरह के संकेत हैं? सुजी ने अपनी कॉपी खोली और बाद में दिखाई देने वाली अतिरिक्त पंक्तियां जियांगली को दिखाई। जियांगली ने उस पर एक नजर डाली और अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास वह नहीं है। यह कुछ अलग है जो आपको एक नौसिखिए के रूप में मिला है। लेकिन एक बार यह चुनौती समाप्त हो जाए तो आपको इस तरह का संकेत नहीं मिलेंगे। आपको इसे अपने आप ही समझना होगा। ऐसी स्थिति में क्या हम केवल इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अंक जमा करते हैं? सुजिन गहरी सोच में पड़ गया। यदि अंक केवल इस स्थिति को समाप्त करने के लिए लगाए जाते हैं तो 100 चुनौतियों की आवश्यकता के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि जो व्यक्ति जल्दी से अंक जमा कर सकता है वह यहाँ से बाहर निकलने में सक्षम। बेशक इसका सिर्फ यही उपयोग नहीं है, लेकिन अब तुम्हें यह सब बताना मेरे लिए बेकार है। एक बार जब तुम इस चुनौती से बच जाओगे तो तुम अंकों के महत्व को भी समझ जाओगे। ठीक है, बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अब मुझे उस राक्षस के पास ले चलो। जियांगली स्पष्ट रूप से किसी और सवाल का जवाब नहीं देने वाला था। सुजी ने जियांगली द्वारा कही गई हर बात के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। जियांगली ने उसे पहले ही बहुत सारी जानकारी दे दी थी और अब उसे इस किताब की एक मोटी समझ हो गई थी। और यह भी सच था कि बाकी सब कुछ तब तक इंतजार कर रहा था जब तक वह वास्तव में रात में बच नहीं जाता। वह बहुत तेजी से नहीं चल रहे थे, लेकिन सुजिन को पता था कि कहाँ जाना है। वह जियांगली को लिनियो के घर की ओर ले गया क्योंकि उसे विश्वास था कि उस राक्षस के वहां होने की अधिकतम संभावना है। और जैसा कि सुजिन ने उम्मीद की थी, वे लिनियो के घर के बाहर पहुंचते ही राक्षस से टकरा गए। वह पूरी तरह से काले चादर में ढका हुआ था और उसके हाथ में लंबा धनुष था। उसने धनुष की डोरी खींचकर सुजिन और जियांगली पर निशाना साधा। धनुष की डोरी छूटते ही धनुष से चमकता हुआ तीर हवा में उड़ गया। सुजिन को डर के मारे अपनी पीठ पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। उसे पहले ही पता चल चुका था कि वह तीर क्या कर सकता है। उसे यकीन था कि वह विनाशकारी चीज अगर किसी के शरीर पर लगी तो वह व्यक्ति मर जाएगा। जियांगली ने अपने कदम आगे बढ़ाकर सुजिन के सामने खड़ा हो गया। उसने सख्त आवाज में कहा, मुझसे 10 मीटर से ज्यादा दूर मत जाना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रोजर दैट। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। एक बार जब सुजिन सुरक्षित तौर पर जियांगली के पीछे था तो उसकी निराशा तुरंत दूर हो गई। उसे विश्वास था कि जियांगली वास्तव में इस प्राणी को लड़ाई में हरा सकता है। जैसे ही तीर उसकी ओर बढ़ा, जियांगली के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और उसने अपना भाला उठा लिया। सुजिन यह नहीं देख पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन एक तेज गर्जना की आवाज सुनी, जिसके बाद धूल का एक बड़ा सा बादल छा गया। धूल के बीच साफ साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन वह देख सकता था कि जियांगली भाग गया। लानत है, अभी हमने जिस 10 मीटर के दायरे की बात की थी उसका क्या हुआ? सुजिन ने बड़बड़ाते हुए चुपचाप अपना चाकू पकड़ लिया। जियांगली ने उसे बचाने का वादा किया था, लेकिन सुजिन वास्तव में अपनी जान पूरी तरह जियांगली के हाथों में नहीं छोड़ने वाला था। जियांगली राक्षस की ओर बढ़ा और उसके हाथ में भाला था जिससे हरी किरण निकल रही थी। भाले की चमक से जियांगली ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता धरती पर उतर आया, क्योंकि उसने 1 सेकंड में 50 मीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर ली थी। राक्षस ने अपनी जगह से हिलना डुलना बंद कर दिया और हरी किरणों को अपने शरीर में घुसने नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना ही किया कि अपना लंबा धनुष फिर से उठा लिया। धनुष की डोरी पीछे खींचने के बाद एक बार फिर तीर के आकार में चमकीली किरणें इकट्ठा हुई, लेकिन इस बार तीर पिछले वाले से बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा और चमकीला था कि सुजिन दूर से ही उस चादर के नीचे का विकृत चेहरे को पहचान सकता था। धनुष की डोरी छूट गई और तीर निकला।
ठीक उसी समय जियांगली के हाथ में भाला राक्षस के आर पार हो गया। तीर एक गर्जना के साथ निकला और जियांगली के आर पार हो गया। अरे, वे दोनों एक साथ मरने जा रहे हैं। सुजिन हैरान था। उसे पूरा भरोसा था कि जियांगली ही जीतेगा, लेकिन अब दोनों पक्ष एक ही समय पर मरने जा रहे थे। यह तुम हो। सुजिन की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि वह उस राक्षस को देख रहा था जिसे जियांगली ने अभी अभी मारा था। तो दोस्तों, इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।